हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट इज़ नॉट एज मच अबाउट हु यू यूज्ड टू बी एज इट इज़ अबाउट हु यू चूज टू बी। यानी कि जो भी सारी किस्सा है, सारी कहानी है ना, वो इस चीज़ की नहीं है कि आप क्या थे, लेकिन आप जो मर्जी हो, आप कोई राजा हो, कोई आप रंक हो, कुछ भी हो, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहे हो, आप बहुत एवरेज से बच्चे रहे हो, बहुत नालायक से बच्चे रहे हो, जो मर्जी हो, पास्ट था वो था। लेकिन मैटर क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप क्या होना चाहते हो, आप क्या चूज़ करते हो कि मैं अपने जीवन में नालायक पैदा हुई, ठीक है, उसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन क्या मैं नालायक मरना चाहती हूँ? क्या मैं सारी उम्र यही जानने जाना चाहती हूँ कि यार बड़ी नालायक इंसान थी? या मैं ये जाने जा सकती हूँ कि उस इंसान ने इतनी मेहनत करी, उसको हालांकि कुछ समझ में नहीं आता था, बट उसने इतनी मेहनत करी और वो इतना सक्सेसफुल इंसान बन गई, राइट? तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। चॉइस सुबह जल्दी उठने की, चॉइस मेहनत करने की, चॉइस ज़्यादा अपने आप को पहले से इम्प्रूव करने की, हर ये सब क्या है, ये चॉइसेस ही हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हम आगे फ्यूचर में बनना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा हमारे हर दिन के छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर, छोटे छोटे फैसलों के ऊपर, ठीक है। तो आप भी अपना फैसले सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपको सक्सेसफुल इंसान होने के लिए कोई एक बड़ा कुछ फैसला नहीं लेना, आपको ढेर सारे हर दिन छोटे छोटे फैसले लेने हैं जिनसे आप बड़े बनेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। एनेबलिंग मतलब किसी को प्रेरित करना, किसी को इजाज़त दे देना। enabling persons with disabilities to more easily access the cinema, कि जो लोग जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं वो सिनेमा एक्सपीरियंस को और ज़्यादा आसानी से एक्सेस कर पाएँ, यानी कि देख पाएँ, समझ पाएँ। उनको वो सिनेमा जो है, बेसिकली मूवीज़ जो है वो देखने का काम देखने के लिए ही होती हैं, सुनने के लिए होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो वो केवल देखेगा, जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो केवल सुनेगा, लेकिन वो देख तो रहा है, मतलब वो उस चीज़ को समझ तो रहा है ना। तो उसका एक्सपीरियंस बनाने के लिए उनको प्रेरित करना इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ये एक राइट दिशा में, एकदम सही दिशा में नया कदम है। मोर नीड्स टू बी डन, अब और ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। 8 years after a landmark piece of legislation enshrined, बोल रहे 8 साल पहले, मतलब 8 साल बाद, जब एक लैंडमार्क क्या होता है? ऐतिहासिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन के कानून, विधान सभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके निकला हुआ कोई कानून, ठीक है, यानी कि लॉ एक बनाने की कोशिश की गई। एनश्राइन मतलब प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। एनश्राइंड द राइट्स ऑफ ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, किसके अधिकार? वो लोग जिनके अंदर कोई ना कोई विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उनके अधिकारों को संरक्षित करता है। क्या अधिकार है? टू पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इक्वली विद अदर्स, कि कोई भी रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन से जुड़ी हुई गतिविधियाँ, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, आप पेंटिंग करते हैं, आप खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, खुद को एंगेज कर रहे हैं, राइट, खुद के टाइम को कुछ अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज कर रहे हैं। आप पोइट्री लिखना चाहते हैं, आप कहानी पढ़ना चाहते हैं, ये सब क्या है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें इक्वली भागीदारी दे सकें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वो लोग जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, वो लोग भी अपनी भागीदारी इसमें दे सकें, इसका अधिकार उनका संरक्षित कर दिया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, किसने क्या बोला? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने ऑन January 8 issued its draft guidelines of accessibility standards in the public exhibition of feature films in cinema theaters. उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। किस चीज़ का ड्राफ्ट? उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नियम हैं, किस चीज़ से रिलेटेड?
एसेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स कि कोई भी पब्लिक एग्जीबिशन हो रहा है किसी फीचर फिल्म का, यानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सिनेमा हॉल में, बेसिकली आप ये समझो कि सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर रिलीज की जा रही है, प्रकाशित की जा रही है, ठीक है, वहां पे लोगों को दिखाई जा रही है, ठीक है। तो उस फिल्म को इस तरीके से क्या क्या उस फिल्म को कुछ नियम फॉलो करने चाहिए, कुछ सेट पैटर्न्स फॉलो करने चाहिए, जिससे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी उसको देख सके। अब आप बोलेंगे कि भाई कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसका कोई हाथ में फर्क है, पैर में फर्क है, शरीर में फर्क है, वो तो जाके देख सकते हैं वहां पे सीट खरीद ले। प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, बिकॉज जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो आगे स्क्रीन में क्या चल रहा है उसको केवल शब्द सुनाई दे रहे, ठीक है, और जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसके आगे सिर्फ स्क्रीन चल रही है, तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या बोल रहे हैं, उसको बस ये दिख रहा है कि अच्छा एक लड़की यहाँ से चलकर आ रही है, दूसरा लड़का, अरे ये अचानक से क्या हो गया, ये लड़की कहाँ चली गई, गायब हो गई, सीन कट हुआ तो कहाँ को कट हुआ, क्या बोल रहे हैं उसको तो नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एक गाइडलाइंस बनाई गई जिससे कि एसेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स की, जिससे वो लोग भी इसको एक्सेस कर पाए, उसके स्टैंडर्ड, उसके नियम बनाए जाए। किस चीज़ के लिए? पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फीचर फिल्म्स इन सिनेमा थिएटर्स फॉर पर्सन्स विद हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। देखो कानून का नाम ही, जो ये सेट पैटर्न्स बनाए गए हैं, गाइडलाइंस बनाई गई है, उसके नाम में ही शामिल कर दिया गया है कि ये जो दिव्यांग हैं वो कौन है, वो है पर्सन्स विद हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको देखने सुनने की विकलांगता है। उन लोगों के लिए ये नियम जो है लागू किए जा रहे हैं, ये गाइडलाइंस जो है वो उन लोगों के लिए, उनको सम्मिलित करने के लिए जारी की जा रही हैं। The guidelines for which stakeholder comments are invited till February 15. बोल रहे हैं ये जो गाइडलाइंस हैं जिनके लिए स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो भी इसमें सम्मिलित लोग हों, जैसे कि सिनेमा घर मालिक इसमें सम्मिलित होंगे, राइट, क्योंकि सिनेमा घरों में ही ये फिल्में दिखाई जाएंगी और सिनेमा घरों में ही ये नियम जो है, गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरे हो गए फिल्म मेकर्स, बनाने वाले जो हैं, ठीक है, कैसे? क्योंकि वो लोग ही कुछ इस तरीके का पैटर्न इन्वॉल्व करेंगे ना, जिससे कि जो देखने वाला व्यक्ति है, जो नहीं देख सकता, उसको सुनाई दे, तो क्लैरिटी मिले उसको कि भाई अच्छा अब वो चल के जा रहा था, उसने दरवाज़ा खोला और फिर उसने कहा, दरवाज़ा खोलते वक्त उसने कहा, तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये तो उसमें देना पड़ेगा ना। तो वो कौन देगा? फिल्म मेकर देगा। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसके लिए नीचे शायद वो ऐसा कर सकते हों कि जो सबटाइटल्स लिखते हों। अब आप बोलेंगे ये आजकल सभी मूवीज में सबटाइटल्स आते हैं, राइट, बट वो इनेबल करने पर यूट्यूब वगैरह में हम देखते हैं या हॉल में जाके देखते हैं तो क्या आपको सबटाइटल्स दिखाई देते हैं? नहीं ना, वो कई जगहों पे जब इनेबल किया हो किसी ने तो ही दिखाई देते हैं। तो बोल रहे हैं कि उसमें कुछ मतलब उनको टाइम दिया गया, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फिल्म मेकर्स हैं, चाहे सिनेमा घर मालिक हैं, उनसे टाइम दिया गया उनको 15 फरवरी तक का, कि अगर आपको इस पे कोई भी टिप्पणी करनी है, मान लो कि आपको जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको लग रहा है कि ये थोड़ा पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम है, इसको हम चेंज करके यहाँ पे ये क्लॉज इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज़ कौन बताएगा सरकार को कि भाई अच्छा सिनेमा घर मालिकों को इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है, ये बताएगा कौन? स्टेक होल्डर्स ही बताएंगे ना, तो उनसे कमेंट्स मांगे गए। Constitute another welcome step towards ensuring that an experience, तो ये क्या बनाता है? ये एक और स्वागत करने योग्य स्टेप बनाता है जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके दैट an experience that most movie buffs take for granted can be assessed by a section of Indians who continue to be largely excluded from it. बोल रहे हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस बनाया जा सके जो ये मूवी बफ्स मतलब एंथुजियास्ट है ना, जो जिज्ञासु होते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, तो ये हम एक ऐसे एक्सपीरियंस बना सकें जो ज़्यादातर जो मूवी एंथुजियास्ट हैं, मूवी बनाने वाले हैं, जानने वाले, समझने वाले हैं, वो लोग जिस चीज़ को फॉर ग्रांटेड यानी कि नज़रअंदाज कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं, उसको हम एक्सेसिबल बनाएं हिंदुस्तान की उस आबादी के लिए जिसको आज भी एक्सक्लूडेड रखा जाता है, यानी कि जिससे इससे बाहर रखा जाता है। They carry forward the spirit of the rights
ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016। यानी कि यहाँ पे ये जो दोनों ही कदम हैं, इनसे हम क्या आगे लेके चल रहे हैं, इससे हम जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 था, उसकी जो आत्मा है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, हम उसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोनों ही स्टेप्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप तो ये है कि भाई आपने कुछ ऐसा नियम बनाया, कुछ गाइडलाइंस बनाए। ठीक है, दूसरा स्टेप इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बोला कि भाई अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, या कोई चीज़ आपको लगती है कि गलत है या करना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए, हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो ये कितना अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि अपनी मर्जी थोपी नहीं जा रही कि नहीं तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, हम सरकार हैं, हम सुपीरियर हैं, तुम हमारी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। तो ये बहुत ही स्वागत करने योग्य स्टेप है, जिससे कि ये साफ होता है कि सरकार केवल अपनी सुपीरियॉरिटी जाहिर करने के लिए कोई बिल थोप नहीं रही, बल्कि वो वाकई में चाहती है कि मूक बधिर लोगों को जो है मूक बधिर, आई थिंक मूक बधिर ही बोलते हैं, या फिर जो ऐसे बोल दीजिए जो हेयरिंग या विजुअल इम्पेयरमेंट से जूझ रहे लोग हैं, उनको वाकई में ही हमारे समाज में शामिल किया जाए। इसके लिए सरकार वाकई में प्रयत्न कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हम आंकड़े देखें, अप्रॉक्सीमेटली 84 मिलियन इंडियंस आर डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। तो लगभग 84 मिलियन इंडियंस जो हैं वो डेफ हैं, बहरे हैं, या फिर उनको थोड़ा ऊंचा या कम सुनाई देता है। एंड 75 मिलियन आर ब्लाइंड, और 75 मिलियन लोग जो हैं वो ब्लाइंड हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड हैं। There has long been a demand for making the movie-going experience more accessible to them. तो बड़े लंबे समय से डिमांड उठ रही थी कि इन लोगों को भी मूवी जाने में सुविधा हो, ये लोग भी वहाँ पे जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें, मूवी को एक्सपीरियंस कर सकें। इसकी बड़े लंबे समय से डिमांड हो रही थी। Efforts by organizations such as the Delhi-based NGO Saksham, तो जो प्रयास हैं किसके द्वारा, कुछ संस्थाओं द्वारा, जैसे कि एक दिल्ली बेस्ड NGO है जिसका नाम है सक्षम। ठीक है, उसके द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं, एंड अ हैंडफुल ऑफ विलिंग कोलैबोरेटर्स इन द इंडस्ट्री, और कुछ कोलैबोरेटर्स, विलिंग मतलब जो काम करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं इस दिशा में काम करने के लिए, ऐसे कोलैबोरेटर्स यानी कि ऐसे लोग जो सहयोग करेंगे इस इंडस्ट्री में से, यानी कि मूवी इंडस्ट्री में से, लाइक एक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान, जैसे कि एक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान ने किया है, हैव रिजल्टेड इन सम फिल्म्स इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। इन्होंने पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसी फिल्में हमें ज़रूर देखने मिली हैं, जैसे कि सच एज दंगल, जैसे कि दंगल एंड मुन्ना भाई MBBS, हैविंग फीचर्स लाइक ऑडियो डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन जैसे फीचर्स हैं, सबटाइटल्स हैं एंड क्लोज्ड कैप्शंस हैं। ये प्रावधान, ये सुविधाएं इन मूवीज में डाली गई हैं। The draft guidelines require producers to deliver 2 versions of the film. तो अब ये जो ड्राफ्ट है, इसकी जो गाइडलाइंस हैं, इसके जो कुछ रूल्स हैं, उनमें क्या किया जाना है कि जो भी मूवी है उसके 2 वर्जन्स, 2 कॉपीज उसकी जो है सर्टिफिकेशन के लिए आएंगी CBFC के पास में, फॉर सर्टिफिकेशन बाय द CBFC, इंक्लूडिंग वन विद एसेसिबिलिटी फीचर्स इनेबल्ड। तो उनमें से एक कॉपी के अंदर क्या होगा, एक कॉपी के अंदर होगा जो एसेसिबिलिटी फीचर है उसको इनेबल किया जाएगा, यानी कि उसको ऑन रखा जाएगा। एंड कॉल ऑन थिएटर्स टू शेड्यूल स्पेशल शोज फॉर PWDs एंड द यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट एंड मोबाइल एप्स। और ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरी चीज होगी कि थिएटर्स को ये बोला जाएगा कि भाई आप क्या करो, आप स्पेशल शोज रखो PWDs वाले लोगों के लिए,
यानी कि उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल शोज आप ऑर्गेनाइज करो और वहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जाए। ये थिएटर वालों को करना है, ठीक है। मूवी बनाने वालों को क्या करना है कि 2 फिल्म कॉपीज उनको सबमिट करनी है। एक में क्या होगा, जो एसेसिबिलिटी फीचर है वो एनेबल्ड होगा, वो ऑन होगा, ठीक है। Such steps can help make accessibility the norm, as is the case in countries such as the US and UK. तो अगर हम इस तरीके के कदम उठाएंगे तो इससे क्या होगा कि एसेसिबिलिटी बहुत नॉर्मल सी बात बन जाएगी कि सभी मूवीज़ के अंदर में एसेसिबिलिटी फीचर आ रहा है, थिएटर्स में इस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, ये साधारण बात बन जाएगी, जैसे कि यूएस और यूके जैसे देशों में बना हुआ है कि अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति बताए ना कि अरे हिंदुस्तान ने तो ये स्टेप कर दिया, वहाँ के लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो पहले से ही होता आ रहा है इतने टाइम से, अच्छा इसके लिए भी नया प्रावधान लेकर आना पड़ा। ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे देश में भी होगा कि अरे हिंदुस्तान में तो ऐसा कब से होता है, कोई और देश जब इम्प्लीमेंट करेगा तो हम बोलेंगे वी आर प्राउड कि हम बड़े लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। In the UK, theaters have seats into which a visually impaired viewer's headphones may be plugged. UK में जितने भी थिएटर्स हैं उनमें इस तरीके की सीट्स हैं जिसमें कि जो विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअल क्या होता है, देखना, जो तो देख नहीं सकते लोग या देखने में किसी भी प्रकार की उनको असहूलियत है, उन लोगों के लिए हेडफोन्स जो हैं वो अपनी सीट के अंदर प्लग इन कर सकते हैं, सो that they can hear the audio description of the film being played, जिसकी वजह से वो उस फिल्म का जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन चल रहा है उसको सुन सके। ऐसे प्रावधान है वहां पे। In December 2022, the Supreme Court formed a committee to make the court more disabled friendly. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसका मकसद क्या था कि कोर्ट रूम को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इनको भी और डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जा सके। डिसेबल्ड फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ऐसे डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ सुविधाएं हों। एंड हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ हैंडबुक फॉर कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप्स अबाउट PWDs, और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक हैंडबुक भी रिलीज करी है। हैंडबुक क्या होगा कि एक कोई किताब जिसमें हम कैसे क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, किस चीज़ के स्टेप्स फॉर कॉम्बैटिंग, कॉम्बैटिंग मतलब मुकाबला करना, किस चीज़ का मुकाबला करना, स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स मतलब होते हैं रूढ़िवादी विचार जो सदियों से चलते आ रहे हैं, एज ओल्ड प्रैक्टिसेस, किसके बारे में, PWDs के बारे में। Last year, the government made it mandatory for digital offerings to meet these standards set under the RPWD Act. पिछले साल सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो भी डिजिटल ऑफरिंग्स हैं, डिजिटल ऑफरिंग्स मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको RPWD एक्ट के दायरे के अंदर में, उसके अंदर जो सेट पैटर्न्स हैं, सेट नियम है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। enabling PWDs to more easily assess and savor one of India's most beloved art form. इससे क्या होगा, PWDs क्या कर सकेंगे, बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, और सेवर मतलब मज़ा ले पाएंगे। किस चीज़ का, इंडिया की सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली आर्ट फॉर्म का, अ ग्लोबली एक्सपोर्टेड कल्चरल प्रोडक्ट, जो कि क्या है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाने वाला हिंदुस्तान का कल्चर का एक प्रोडक्ट है। इंडियन मूवीज़ क्या है, मूवीज़ क्या हैं बेसिकली, वो हमारे समाज का आईना है जो दुनिया में देखा जाता है। तो ये हमारा कल्चरल प्रोडक्ट है एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर सिनेमा, और ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर क्या होता है कि देखो, हम किसी दूसरे देश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस 2 तरीकों से बना सकते हैं, या तो हम उनके ऊपर आक्रमण कर लें, ठीक है, अटैक करें और उनको अपने कब्जे में ले लें, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम बताएं कि देखो हम आपसे इतने बेहतर हैं, हमारे पास ये चीज़ अच्छी है, हमारे पास ये चीज़ अच्छी है, जो कि बेसिकली साउथ कोरिया ने किया। K-pop म्यूज़िक जो है वो उनका एक सॉफ्ट पावर दिखाने का, सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंसिंग का एक तरीका है, जिसकी वजह से आज की डेट में साउथ कोरिया जो है वो दुनिया भर में इतना
पॉपुलर है। किसको नहीं पता के पॉप का? आप यूएस में चले जाओ तो सब लोगों को के पॉप का पता है, आप यूके चले जाओ तो पता है, दुबई चले जाओ सबको पता है के पॉप के बारे में। इंडिया में भी कोने कोने में लोगों को के पॉप के बारे में पता है। ये क्या होता है? सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। और हमारा क्या है सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का तरीका? सिनेमा इज येट अनदर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और अगर हम ये कर पाते हैं कि हम अपने इस कल्चरल प्रोडक्ट और सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर जो है सिनेमा, इसको हम सबके लिए जो इनेबल्ड पीपल हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं, उन लोगों के लिए एक्सेसिबल बना पाए, तो ये एक और कदम होगा एकदम सही दिशा में। दैट्स ऑल, पैसेज में इतना ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, According to the passage, what is the significance of the draft guidelines issued by the Ministry of Information and Broadcasting? कि जो गाइडलाइंस ड्राफ्ट की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, उनका महत्व क्या है? They aim to restrict access to movie halls for persons with disabilities, कि वो कम करना चाहते हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो ज़्यादा मूवी हॉल्स ना जा पाए। ये मकसद उनका है। तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। उनका मकसद है कि उनको भी इंक्लूड किया जाए समाज में, ज़्यादा इंक्लूसिव हो हमारा जो ये सिनेमा गोइंग एक्सपीरियंस है, उसमें ये जो अंधे लोग हैं जो देख नहीं सकते, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं देखने की या सुनने की, वो लोग भी इसको एक्सेस कर पाए। दे आर ओपन फॉर स्टेक होल्डर्स कॉमेंट्स अंटिल February 15, कि वो स्टेक होल्डर का जो कमेंट्स हैं 15 फरवरी तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या ये सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंस नहीं है ना, उसका महत्व ये थोड़ी है। दे एनफोर्स स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, नियम लगाए जा रहे हैं कि जो लोग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर पाए, उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं। ये भी करेक्ट नहीं है। दे फैसिलिटेट easier access to cinema experience for persons with hearing and visual impairments, कि वो जो लोग hearing या visual impairment से जूझ रहे हैं उनका सिनेमा एक्सपीरियंस जो है वो और इजी बना सकें, सुविधाजनक बना सकें। ये इसका महत्व है। बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What is the main purpose of the draft guidelines mentioned in the passage? जो ड्राफ्ट में गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं उनका मेन पर्पस क्या है? To prioritize the rights of non-disabled individuals in recreational activities, की non-disabled यानी कि जिन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है, उन लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में। ऐसा नहीं है वो लोग तो ऑलरेडी प्रायोरिटाइज्ड हैं, उनको तो क्या सम्मिलित करेंगे, वो ऑलरेडी ही सम्मिलित हैं, उन्हीं के लिए बनाया जाता है सिनेमा या हर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। लेकिन हमें शामिल उन लोगों को करना है जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। To restrict the rights of persons with disabilities incorrect है। To ensure that persons with disabilities can participate in recreational activities equally with others, बिल्कुल करेक्ट है कि ये सुनिश्चित कर पाएँ कि जो लोग किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं वो लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में उसी तरीके से भागीदारी दे पाएँ जिस तरीके से एक साधारण मनुष्य। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? Critical. क्रिटिकल है टोन ऑफ द पैसेज? क्रिटिकल बिल्कुल नहीं है। उनने इस पूरे कदम का स्वागत किया है, खुशी जाहिर करी है। ठीक है, तो क्रिटिकल नहीं है। सेलिब्रेटरी, खुशी जाहिर करी है, ठीक है, तारीफ करी है सरकार की कि ये वेलकम करने योग्य स्टेप है और ये हमारी सॉफ्ट पावर को और बढ़ा सकता है। सो ऑप्शन बी सेलिब्रेटरी इज करेक्ट। इंडिफरेंट नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। ऑप्शन डी बी सेलिब्रेटरी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? लीगल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, कि हमारा क्या कानूनी दायित्व है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के प्रति, यानी कि जो लोग विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, हमारा उनके प्रति कानूनी दायित्व क्या है? तो ये हमारा कानूनी दायित्व नहीं है, ये हमारा इंसान होने का दायित्व है कि हम सबको सम्मिलित करके चलें। ठीक है, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसेबिलिटी एक्सेस, कि अगर हम इन लोगों को जो ये विजुअली इम्पेयर्ड या हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं
इनको अगर हम एक्सेसिबिलिटी में लाएं, इनके लिए हम चीज़ें अगर सुविधाजनक बनाएं तो उसका इकोनॉमिक क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने इकोनॉमिक प्रभाव की तो चर्चा की ही नहीं है अभी, ठीक है, सो इनकरेक्ट हो जाता है। कल्चरल एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, कि हमारा कल्चर जो है वो कितनी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे लोग, उसके ऊपर है पैसेज, और हम सम्मिलित करें, सबका साथ करें, सबका विकास करें, सबके लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। सो ऑप्शन सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सिनेमा, कि सिनेमा की फील्ड में क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। सो ऑप्शन सी कल्चरल एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी इज करेक्ट। According to the passage, what initiatives have been undertaken to make the movie-going experience more accessible to people with disabilities? कि पैसेज के अनुसार क्या इनिशिएटिव्स या क्या कदम उठाए जाएंगे, have been undertaken, अभी तक उठाए गए हैं, जिससे कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का जो मूवीज़ देखने का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सेसिबल हो पाए, वो ज़्यादा आरामदायक हो पाए, ज़्यादा उनको इंक्लूसिव फील किया जा सके। पहला, इम्प्लीमेंटिंग स्पेशल इक्विपमेंट एंड मोबाइल एप्स इन द थिएटर, यही किया जाना चाहिए ना। और 2 स्टेप्स बताए थे कि पहला स्टेप होगा कि आप जो है 2 कॉपीज सबमिट करेंगे मूवी की, ठीक है, 2 वर्जन सबमिट करेंगे। एक में एसेसिबिलिटी फीचर जो है वो ऑन होगा, इनेबल्ड होगा, और दूसरा सिंपल। फिर उसके बाद में आपने जो मूवी थिएटर्स हैं वहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग्स रखनी है, जो ये दूसरा एसेसिबिलिटी इनेबल्ड फीचर वाली जो मूवी है उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग्स रखनी है, और उसके अंदर में स्पेशल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होगा, और मोबाइल ऐप्स जो हैं वो लागू की जाएंगी, वो चलाई जाएंगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिक्वायरिंग प्रोड्यूसर्स टू डिलीवर 2 वर्जन्स ऑफ अ फिल्म इंक्लूडिंग वन विद एसेसिबिलिटी फीचर्स इनेबल्ड, ये भी करेक्ट है। Introducing seats with headphone plugs for visually impaired viewers in theater, करेक्ट है। तो यानी कि तीनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। We must take care of one another in times of crisis, देखो one another, each other, ये 2 फॉर्म ऑफ पैटर्न है, ये 2 करेक्ट फ्रेजेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। वन के साथ में अनदर आता है, ईच के साथ में अदर आता है। दोनों का ही मतलब क्या है, एक दूसरे की, दोनों का मतलब क्या है, एक दूसरे की। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, तो एकमात्र जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ईच अदर है ये इस्तेमाल होता है जब 2 लोग हैं, कोई भी ग्रुप है उसमें 2 लोग हैं, जैसे कि मैं और मेरा फ्रेंड खड़े हैं, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग ईच अदर आउट। लेकिन वन अनदर का प्रयोग तब होता है जब किसी भी ग्रुप में 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा लोग हैं, ग्रेटर देन 2, तब वन अनदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वन अनदर जो है, जैसे कि आप सपोज करो कि आपका ऑफिस का एक ट्रिप गया है, बहुत सारे लोग होंगे उसके अंदर, आप बोल रहे हैं आई होप वी ऑल हेल्प वन अनदर, ठीक है, यानी कि हम, मुझे उम्मीद है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें। है तो एक दूसरा ही, यहाँ पे भी एक दूसरा ही है, लेकिन वन अनदर में 2 से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित होंगे और ईच अदर में केवल 2 व्यक्ति सम्मिलित होंगे, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। करेक्ट फ्रेज होता है वन अनदर और ईच अदर, कहाँ पे इस्तेमाल होगा दोनों का समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं वी मस्ट टेक केयर ऑफ ईच अदर या वन अनदर, क्या इस्तेमाल होगा, ईच अदर, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस में, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जब भी मुसीबत आए तो, ठीक है। टेक केयर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस वी मस्ट वन अनदर की बजाय क्या आएगा, ईच अदर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिबिया asked the doctor if she could get the discharge in morning, तो बीबिया ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मुझे सुबह डिस्चार्ज मिल सकता है हॉस्पिटल से, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर, ठीक है, यहां तक ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कोट्स, इफ शी कुड है तो मतलब कैन हो जाएगा, कैन आई, शी की बजाय क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि खुद ने उसने डायरेक्ट स्पीच है, खुद ने उसने सवाल पूछा ना, कैन आई गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग, ठीक है।
Bibya asked the doctor, "Can I get the discharge in the morning?" Option A is correct. It is wrong to make acquisitions without will have any proof. Without will फ्यूचर टेंस हो जाता है, have पास्ट हो जाता है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये गलत है, हम किसी के ऊपर आरोप लगाएं बिना सबूतों के, ये बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज रॉन्ग टू मेक एक्विजिशंस विदाउट हैविंग एनी प्रूफ. ठीक है, विदाउट हैज एनी प्रूफ, हैज नहीं आएगा साथ में. विदाउट बीइंग हैव एनी प्रूफ इनकरेक्ट है. विदाउट टू बी हैव एनी प्रूफ, without having any proof. Option D is correct. Social organizations where males are heads of families. एक ऐसी सामाजिक ढांचा या संरचना जिसके अंदर पुरुष जो हैं वो प्रधान होते हैं, वो परिवार का, समाज का मुखिया होते हैं. तो ऐसी समाज को हम बोलते हैं पेट्रियार्की. क्या बोलते हैं, पेट्रियार्की. पिता पेट्री, माता मैट्रियार्की. ठीक है, सो ऑप्शन बी पेट्रियार्की इज करेक्ट. मैट्रियार्की मतलब ऐसे संरचना जहाँ पे महिलाएं जो है, कोई महिला जो है वो समाज का मुखिया होती है या परिवार का मुखिया होती है. ऐसी जो काल्पनिक दुनिया है जहाँ पे महिलाएं जो है वो समाज में ज्यादा महत्व रखती हैं, वो उसको बोलते हैं मैट्रियार्की. पॉलीगैमी मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं. राइट, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर किसी महिला ने एक से ज्यादा शादी करी है तो उसको पॉलीगैमी बोला जाता है. अब एक से ज्यादा शादी करी है मतलब ये नहीं कि उसने एक पति को डिवोर्स दे दिया और दूसरे से शादी कर ली, नहीं, एक पति के होते हुए दूसरे से शादी कर ली, वो होता है पॉलीगैमी. और सेम गोज विद मेन, अगर कोई पुरुष भी एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से शादी कर लेता है, दूसरी महिला से शादी कर लेता है, तो उसको पॉलीगैमी बोला जाता है. हायरार्की क्या होता है कि कोई भी एक सोसाइटी है, समाज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो रैंकिंग का ऑर्डर होता है ना, उसको बोला जाता है हायरार्की. कि सबसे ऊपर तो आ जाएगा कंपनी का CEO, ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा मैनेजर, उसके नीचे आ जाएगा टीम लीड, उसके नीचे आ जाएगी पूरी टीम. ठीक है, तो ये क्या है, हायरार्की है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी पेट्रियार्की इज करेक्ट. He ordered the police to pursue the robber and his gang. उसने पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप रॉबर और उसके गैंग को पीछा करो. ठीक है, ये बोला कि तुम लोग सीधा रॉबर और उसके गैंग को पीछा करो, हम लोग दूसरी दिशा में जाते हैं. राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. ऑर्डर्ड क्या है, हमारा वर्ब है. द पुलिस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. द पुलिस पहले आ जाएगा, द पुलिस वर ऑर्डर्ड. अब देखो यहाँ पे ये ऑर्डर द पुलिस से आ रहा है, परस्यू द रॉबर से आ रहा है, द रॉबर से आ रहा है. द पुलिस से केवल ए स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है. द पुलिस वर ऑर्डर्ड टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग. अब यहाँ पे आप चाहे तो बाय हिम भी कर सकते हो, और अगर नहीं भी लिखो बाय हिम तो भी ये करेक्ट है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इंस्टेंट मतलब तुरंत, एकदम. इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं, झटपट बनने वाले नूडल्स. सिनोनिम क्या है, सिनोनिम चाहिए हमें. इमीडिएट मीन्स इंस्टेंट. प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक, एकदम सही. एंटिसिपेटेड का मतलब होता है कि आपको पहले ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और आपने उसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन. ठीक है, कि वो ऑलरेडी एंटिसिपेटेड द रिजल्ट, हेंस स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम. कि आपका प्री था, आपको पहले ही पता था कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा और आपने मेंस की तैयारी करना शुरू कर दिया. एंटिसिपेटेड, ऑप्शन सी एंटिसिपेटेड. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे करके वृद्धि होना. ठीक है, धीरे धीरे करके, क्रमबद्ध तरीके से. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इमीडिएट इज करेक्ट. द ओल्ड मैन वॉज नॉट ओनली इनफर्म but also blind and was unable to move around by himself. इसमें underlined word का हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि infirm का हमें एंटोनिम बताना है. अब एंटोनिम आप तभी बता सकते हो जब आपको मीनिंग पता हो. मीनिंग पता होने के लिए आपको क्या चाहिए, वोकैबुलरी. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में वोकैब बोलते हैं. वोकैब आपकी कैसे इंप्रूव होगी, टेलीग्राम पे जाओ, PDF डाउनलोड करो और उस PDF के अंदर में पैसेज के साथ साथ में अपनी वोकैब पढ़ो. दिन में 3 बार उसको रीडिंग जरूर करो. ठीक है, और स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रिंट आउट निकाल लो. ठीक है,
पैसेज का, वोकैब का, चाहे पीछे के क्वेश्चन पार्ट्स को रहने दो, बाकी पैसेज का और वोकैब का प्रिंट आउट निकाल लो स्टार्टिंग के हफ्ता 10 दिन। उसके बाद में हफ्ते भर बाद में आपको लगेगा, आपको खुद एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा इस चीज़ का कि आपकी वोकैब जो है वो रिपीट होना शुरू हो गई है। कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और दिन में कम से कम 3 रीडिंग्स, मिनिमम 3 रीडिंग्स, जो डॉक्टर्स लिखते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन खुराक लिखते हैं कि सुबह दोपहर शाम, तो वैसे ही आपको 3 बार इसको रीड करना है कम से कम एक वोकैब को, और उसके बाद में आपकी वोकैब होगी स्ट्रॉन्ग। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि हमारे एंटोनिम सिनोनिम वाले गलत हो जाते हैं, हमें मीनिंग नहीं पता चलता, वो मीनिंग आपको तभी पता चलेगा जब आपको वोकैब आती होगी तो, ठीक है। इनफर्म का मीनिंग, इनफर्म का मतलब होता है सिक, बीमार, अनवेल, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो केवल बीमार नहीं था बल्कि वो ब्लाइंड भी था, अंधा भी था, और वॉज अनेबल टू मूव अराउंड बाय हिमसेल्फ, और खुद से चल फिर भी नहीं सकता था, ठीक है। तो इनफर्म का अब हमें एंटोनिम बताना है। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब मजबूत, हेल्दी, एकदम चुस्त दुरुस्त। डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मीला। एनेमिक, एनेमिक मतलब कमजोर। और सॉरी, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मतलब कि बड़ा ही मिलनसार, वेलकमिंग, ठीक है। कि आपके घर में कोई आया तो आप बड़े खुशी से उनका वेलकम कर रहे हैं, वो गया हॉस्पिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रोबस्ट इज द एंटोनिम फॉर इनफर्म। आई डोंट बाय इट, तो इसका मतलब ये एक ईडियम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको खरीद नहीं रहा या मैं इसको खरीदूंगा नहीं। आई डोंट बाय इट का मतलब है कि तुम्हारा जो आंसर है मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, आई एम नॉट कन्विंस्ड। जैसे कि आप अपने बॉस को बहाना दो कि भाई मैं लेट हो गया क्योंकि रास्ते में एक पक्षी आ गया, उसने मेरी बाइक के बीच में आके टकरा गया, और फिर उसके बाद मेरी बाइक स्पिन करते हुए गिरी और मेरे को कोई खरोच नहीं आई, बट वो पक्षी मेरी बाइक के टायर के अंदर फंस गया, फिर उसको निकालने लगे सब लोग, तो इसलिए मैं लेट हो गया। आपका बॉस बोलेगा आई डोंट बाय इट, तुम जो बोल रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट कन्विंस्ड, तुम बहाने बना रहे हो, ठीक है। यू आर जस्ट लाइंग ब्लैटेंटली, यानी कि तुम धड़ल्ले से बस झूठ बोल रहे हो, राइट। तो आई डोंट बाय इट का मतलब क्या होता है, दैट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर सेइंग। परचेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड, कि आपको खरीदारी जो है सोच समझ के करनी चाहिए, इनकरेक्ट है। ओनली गुड डिसीजंस कैन बी अग्रीड ऑन, केवल अच्छे फैसलों के ऊपर ही हम लोग अग्री कर सकेंगे, और ये भी इनकरेक्ट है। आई एम नॉट कन्विंस्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई डू नॉट लाइक टू बाय, मुझे खरीदना पसंद नहीं है, इनकरेक्ट। प्लास्टिक पोल्यूशन इज डैश द ओशंस इकोसिस्टम, ओशन के इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, खराब कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। बट ह्यूमैनिटी डजंट टेक सीरियस एक्शंस अगेंस्ट इट, लेकिन हमारी जो इंसानी नस्ल है वो उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में कोई भी सीरियस स्टेप नहीं उठा रही है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज डिसाइडिंग, वो चयनित कर रहा है, चूज कर रहा है ओशन इकोसिस्टम को, नहीं। एमिंग, उसके प्रति टारगेट कर रहा है, नहीं। मेकिंग, बना रहा है। अफेक्टिंग, प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ पे प्रभावित कर रहा है, ऑप्शन डी अफेक्टिंग द ओशन इकोसिस्टम इज करेक्ट। कीन, कीन मतलब बहुत ही तत्परता, बहुत ही जिज्ञासा, बहुत ही उत्सुकता। अब इसका एंटोनिम चाहिए इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट सा, असंवेदनशील। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, सटीक। परसेप्टिव, परसेप्टिव का मतलब होता है किसी चीज के प्रति जानकारी रखना, इंसाइट्स रखना, ठीक है। और सटल, सटल का मतलब होता है जटिल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनसेंसिटिव इज करेक्ट। कीन मतलब बहुत ज्यादा जिज्ञासु, उत्सुक, और वही दूसरे व्यक्ति आप, जैसे कि आप 2 फ्रेंड्स हैं, शाहरुख खान आ रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति तो बड़ा एक्साइटेड है, आपके फ्रेंड जो है वो बड़ी एक्साइटेड है कि अरे बाप रे शाहरुख खान आ रहा है। दूसरा आप हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहरुख खान चाहे आपके बगल से निकल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाहरुख खान है कि क्या है, क्या हो गया, इतना क्या इसके में वो हमें कुछ देने वाला है क्या जो हम इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। तो वो हो गया इनसेंसिटिव, या फिर बोलेंगे इनडिफरेंट। ऑप्शन ए इनसेंसिटिव इज करेक्ट। हाउ सिंपल फॉर द इंग्लिश बिजनेसमैन, अब यहाँ पे हमें अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनमें से स्पेलिंग एरर फाइंड आउट करना है। बिजनेसमैन की स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है,
बोल रहे कितना आसान है एक इंग्लिश बिजनेसमैन के लिए टू वर्ड अ केबल। केबल, पहले केबल क्या होता था, जो इमरजेंसी में तार वगैरह भेजे जाते थे ना, उनको केबल बोला जाता था, कि केबल किया जा सके, केबल के लिए सही शब्दों का चयन किया जा सके, दैट वुड बी इंटेलिजिबल टू इटालियन, जो कि किसी इटालियन को समझ में आ सके, टर्किश को समझ में आ सके, या चाइनीज फर्म्स को समझ में आ सके, कंपनीज को समझ में आ सके। इफ स्टेट्समैन कुड डिस्कस डायरेक्टली एंड एक्यूरेटली, अगर राजनेता जो हैं वो एकदम सही तरीके से और सही ढंग से और सीधे तौर पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, तो बोल रहे हैं कि कितना आसान होगा किसी इंग्लिश बिजनेसमैन के लिए एक केबल के लिए शब्दों का चयन करना, ऐसे शब्दों का चयन करना जो कि किसी इटालियन फर्म, किसी टर्किश फर्म या चाइनीज फर्म को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, सो यहाँ पे बिजनेसमैन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होते हैं बिजनेस की स्पेलिंग? BUSINESSMAN, ना कि MAN, बिजनेसमैन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्समैन की स्पेलिंग करेक्ट है, इंटेलिजिबल की स्पेलिंग करेक्ट है, बिजनेसमैन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्म्स के करेक्ट है। आर्टिफिशियल, अब यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है आर्टिफिशियल का इस स्टेटमेंट में से चूज करके। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है अननेचुरल या सिंथेटिक या फॉल्स। माई अंकल हु इज अ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेरे अंकल जो ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी, मूल निवासी हैं, इज अ लॉजिकल थिंकर, वो बड़े ही लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। लॉजिकल थिंकर कौन लोग होते हैं? जो हर चीज के पीछे लॉजिक्स लगाते हैं। कि अगर पुराने जमाने में बोला जाता था कि आप हर दिन बाल ना धोइए महिलाओं को, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था कि ट्रैवल बड़ा दूर करना पड़ता था, सोप्स वगैरह होते नहीं थे, इसलिए दूर से पानी लेकर आना पड़ता था, तो इसलिए कहा जाता था। लेकिन अब क्या बोल दिया जाता है कि गुरुवार को बाल नहीं धोते, मंगलवार को बाल नहीं धोते, शनिवार को बाल नहीं धोते, इतनी सारी इफ्स एंड बट्स लगा दिए जाते हैं। वो जो पुराने ज़माने में जो लॉजिक था उसको नहीं समझा जाता, या फिर कि उनके हेयर्स में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो सारे सूख जाते हैं, इन चीज़ों का लॉजिक नहीं दिया जाता। बस भगवान के दिन होते हैं इसलिए नहीं किया जाता। तो मंडे भगवान का दिन नहीं होता, वेडनेसडे भगवान का दिन नहीं होता, तो वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते, राइट। तो लॉजिकल थिंकिंग वो लोग जो तर्क संगत बात करते हो, लॉजिक्स के ऊपर बात करते हो। एंड सेज दैट नेचुरल एंड अननेचुरल स्टोन्स बोथ लुक ब्यूटिफुल इन गोल्ड ज्वेलरी, तो वो कहते हैं, वो बड़े लॉजिकल थिंकर है, और वो कहते हैं कि चाहे स्टोन्स नेचुरल हों, यानी कि जो ज़मीन से, धरती से, एनवायरनमेंट से हमें नेचुरल फॉर्म में प्राप्त होते हो, या फिर अननेचुरल हो यानी कि आर्टिफिशियल हो, जैसे कि अमेरिकन डायमंड जो है वो आर्टिफिशियल स्टोन है, दोनों ही गोल्ड की ज्वेलरी में बहुत खूबसूरत लगते हैं, ऐसे उनके अंकल का मानना था। अननेचुरल क्या हो गया? आर्टिफिशियल। एंटोनिम क्या हो गया? नेचुरल। तो अननेचुरल तो इसका सिनोनिम है नेटिव यानी कि लोकल, नेचुरल यानी कि ऑप्शन सी जो है नेचुरल इसका सिनोनिम है। एवरी क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग, मुसीबत के काले बादलों के साथ में रोशनी की किरण भी होती है शामिल। ठीक है, यानी कि रोशनी और जो सूरज है वो उन्हीं बादलों के पीछे होता है, बस हमें उसको हटा के छट के देखने की जरूरत है। सो एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, डिफ्यूज लाइनिंग नहीं होता, ब्लू लाइनिंग, ग्रे लाइनिंग नहीं होता, ऑप्शन बी सिल्वर लाइनिंग इज करेक्ट। It remains for us to apply the tools of selection, rejection और compression in order to understand। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिलेक्शन यानी कि चूज करें, रिजेक्शन यानी कि मना कर दें, कंप्रेशन यानी कि छोटा भाग कर दें। ठीक है, किसी चीज़ को संक्षिप्त कर दें किसी चीज़ को समझने के लिए। अब देखो, जैसे कि आपका कॉलेज में आप जा रहे हो तो आपका बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए, बट आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो आपको लगा कि इसमें से जो चैप्टर 1 है वो केवल हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, उसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया चैप्टर 1 को। मैंने देखा कि चैप्टर 3 में से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते, मैंने सिलेक्ट कर लिया चैप्टर 3 को और कंप्रेस कर दिया कि चैप्टर 3 में से भी जो सारे टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने कंप्रेस कर दिया। किसके लिए? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे हमें अंडरलाइन वर्ड्स में से किसी एक की स्पेलिंग एरर है वो ढूंढने हैं। ठीक है, सिलेक्शन की स्पेलिंग करेक्ट है,
सिलेक्शन करेक्ट है, रिजेक्शन के करेक्ट है, रिजेक्शन करेक्ट है। कंप्रेशन, कंप्रेशन के स्पेलिंग होते हैं COMPRESSION, तो यहाँ पे डबल एस मिसिंग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लियाम आस्क्ड इफ वी कुड प्रोसीड विद अवार्ड सेरेमनी, लियाम ने सवाल पूछा कि क्या हम अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत कर सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? लियाम सेड, फिर कोट्स, इफ वी कुड की जगह क्या आ जाएगा? कैन वी प्रोसीड विद द अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। लियाम सेड कैन वी proceed with the award ceremony, option A is correct। ठीक है, bottled water demonstrates how much humans dash nature। bottled water यानी कि जो पानी की बोतलें आती हैं वो दर्शाती हैं, demonstrates मतलब दर्शाती हैं कि इंसान जो है how much humans dash nature, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, दोहन करते हैं या फिर उसके ऊपर कीमत लगाते हैं, कुछ भी हो सकता है। रिफ्लेक्टिंग द ट्रिमेंडस वैल्यू दे प्लेस ऑन इट, और ये कैसे पता चलता है? किससे जरिए से? जो ट्रिमेंडस यानी कि बड़ी भारी जो वैल्यू उसके ऊपर रखी गई होती है। पानी की बोतल जो है 20-25 रुपए की, अब 40 रुपए की आती है, कई जगहों पे 45 रुपए की, है ना। तो उसके ऊपर इतनी भारी जो वैल्यू लगाई गई है उससे ये पता चलता है। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, बॉटल्ड वाटर इंडिकेट्स, जो पानी है बोतलों में आता है वो एक और चीज दर्शाता है, डैश फॉर नेचर्स कॉम्प्लेक्सिटीज, नेचर की जटिलताओं के प्रति कुछ दर्शाता है। डिस्प्लेइंग द आयरनी, जो कि एक आयरनी है, आयरनी मतलब एक व्यंग्यात्मक बात है। आयरनी होता है कि आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं किस कुछ और कह के, और वो एक आयरनी बन जाता है। दैट मे लीड टू म्यूचुअल एनिलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द डैश, जिसकी वजह से म्यूचुअल एनिलेशन यानी कि संहार, विध्वंस, दोनों तरफ से विध्वंस देखा जा रहा है, इंसानियत का, इंसानी नस्ल का और जाहिर सी बात है नेचर का। ठीक है, अब इंसान अभी तक इस भ्रम में था कि हम नेचर को जितना मर्जी दोहन कर लें वो हमारे लिए ही तो है, हम ही तो एक सुपीरियर नस्ल है जिसका अधिकार है इस धरती के ऊपर, इस धरती के संसाधनों के ऊपर। लेकिन अब 2022, 23, 24 धरती ने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि तुम अगर मुझे एक्सप्लॉइट करोगे तो मेरे में भी उतनी ही ताकत है, मैं भी तुम्हें एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एनिलेशन है, दोनों तरफ से संहार हो रहा है, इंसानों द्वारा धरती का संहार किया जा रहा है और धरती द्वारा इंसानों का। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज द डैश ऑफ बॉटल्ड वाटर, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है डैश ऑफ बॉटल्ड वाटर, पीने की बोतलों का, पानी पीने की जो बोतलें हैं उनका कुछ उदाहरण दे रहे होंगे। विच इज द कमर्शलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि क्या है? जो कि कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन मतलब कि उसको कमर्शलाइज किया जा रहा है, उसके प्रति नेचुरल, एक नेचुरल रिसोर्स है, आमतौर पर इंसान को कहीं भी मिल जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन उसको हमने कमर्शलाइज कर दिया, उसके ऊपर पैसा लगा दिया। Holding bottled water, it is clear to see a gorgeous image of a lake and a small। अब कोई भी bottled water आप पकड़ लो, पिक्चर कैसी होगी उसके अंदर? एक छोटा सा लेक दिखाया जाएगा, छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई जाएंगी, उसमें एकदम ब्लू कलर का लेक पानी से भरा हुआ, किसके ऊपर? एक हरे रंग के ढक्कन वाली हरे रंग का ढक्कन हो जिसका, उस प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर। ठीक है, ऑफ ब्लू एंड ग्रीन प्लास्टिक अराउंड इट्स नेक, एक ऐसी बॉटल के अंदर जिसके ब्लू और ग्रीन प्लास्टिक का नेक हो। बॉटल्ड वाटर डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ मच ह्यूमंस डैश नेचर। कमोडिफाई, कमोडिफाई मतलब व्यापार करना, किसी चीज को व्यापार की तरह इस्तेमाल करना, तो नेचर को हम व्यापार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करना, ग्लोरीफाई यानी कि प्रसिद्ध करना, और ब्यूटीफाई यानी कि खूबसूरत बना देना। तो यहाँ पे कमोडिफाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, बॉटल्ड वाटर इंडिकेट्स, बॉटल्ड वाटर जो है वो दर्शाता है डैश फॉर नेचर्स कॉम्प्लेक्सिटीज, नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज की एडमिरेशन, एडमिरेशन मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, सराहना। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब निंदा करना, तिरस्कार करना, अनादर करना, तो यहाँ पे नेचर की जटिलताओं का हम अनादर कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब कि
एक्सेप्ट कर लेना, हाँ जी मान लेना। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन मतलब तोल मोल के चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट यानी कि नेचर की निंदा या नेचर का दुरुपयोग की बात की जा रही है। कंटेम्प्ट फॉर नेचर्स कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Displaying the irony that may lead to the mutual annihilation of humanity and the dash and the collections मतलब जो भी हमने कलेक्ट किया हुआ है चीज़ें, हमारा जो संरक्षण है, संग्रहण है, ह्यूमंस इंसान, तो इंसानों की तो बात करी जा रही है, ठीक है, ट्रैश यानी कि कूड़े की या फिर एनवायरनमेंट की। तो ये हम प्रकृति का जो कर रहे हैं दोहन, वो प्रकृति और इंसान दोनों का ही संहार है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी एनवायरनमेंट इज करेक्ट। The finest example is the dash of bottled water. करप्शन ऑफ बॉटल्ड वाटर, उसमें क्या करप्शन है, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग होती तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती, रिकलेक्टिंग वापस से किस चीज़ को कलेक्ट कर लेना, या फिर सेल, तो यहाँ पे सेल की बात हो रही है, बिक्री की बात हो रही है कि बॉटल्ड वाटर जिस धड़ल्ले से बिक रही हैं वही दर्शाता है कि हमने किस हद तक नेचुरल रिसोर्सेज का कमर्शलाइजेशन कर दिया है। होल्डिंग बॉटल्ड वाटर, it is clear to see a gorgeous image of a lake and a small dash of blue and green plastic around its neck and a small beam, beam मतलब एक किरण, रोशनी की किरण, bunch यानी कि गुच्छा, ग्रुप यानी कि अगेन बहुत सारे लोगों का ग्रुप, और पीस, पीस मतलब कि एक हिस्सा, एक टुकड़ा, ठीक है, एक सामग्री, वस्तु। तो यहाँ पे अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लू एंड ग्रीन प्लास्टिक अराउंड इट्स नेक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।